जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित लगभग 12 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। और मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इसमें कोताही न करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे धारा 167 का। इसे डिफॉल्ट बेल के भी नाम से इस धारा को जाना जाता है। हम पूरा बेल्ट नहीं पढ़ेंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें हिंट के रूप में ज़रूरत होता है उसका हम चर्चा करेंगे और कुछ केसला का चर्चा करेंगे। मेनली धारा 167 जो प्रक्रिया है वो अन्वेषण के दौरान अपनाई जाती है। और एक चीज़ देखने को मिलता है कि जब हम लोग धारा 167 पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही गई है कि धारा 57 के अधीन यदि किसी व्यक्ति का अन्वेषण 24 घंटा के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ जो बात धारा 57 का दिया गया है तो इससे स्पष्ट होता है कि जब भी कोई अन्वेषण प्रारंभ होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसको गिरफ्तार किया गया है तो प्राइमा फेसी धारा 57 में ही प्रारंभ हो जाता है और उसको 24 घंटा के भीतर अन्वेषण पूर्ण करना एक सामान्य नियम है। अब इस सामान्य नियम को यदि पूरा नहीं किया जाता है, यानी कि 24 घंटा में किसी अपरिहार्य कारणों से अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं हो पाता है, तो वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसको राइट नहीं है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटा से अधिक अभिरक्षा में रख सके बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के। यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अब कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें शामिल नहीं है। इसमें प्रथम वर्ग के ही न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है। ये धारा 167 का जो उपधारा 1 है, नहीं सॉरी उपधारा 2 का जो ग है यानी कि सी, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त नहीं किया गया है पुलिस के अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा। यानी कि स्पेशली इम्पावर्ड बाई हाई कोर्ट यदि नहीं है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को यह अथॉरिटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर सके। अब दूसरी बात कि कितने दिन तक सुपुर्द किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 15 दिन तक किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया जा सकता है और किसी अपरिहार्य कारणों से उसको 90 दिन या 60 दिन जो भी जैसा अपराध हो उसका अपराध इसमें धाराओं में वर्णन किया गया। यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित कोई अपराध कारित किया गया है तो उसमें 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है और अन्य मामलों में 60 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में कितने दिन तक रखा जाएगा, तो इसके लिए एक केस है दिल्ली प्रशासन बनाम धर्मपाल का। उसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं सुपुर्द किया जाएगा और लगातार 15 दिन तक सुपुर्द नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 दिन 2 दिन के अंतराल में ही उसको 15 दिन का कस्टडी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को आज दे दिया गया और 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा, ऐसा नहीं है। 1 से 2 दिन तक का जो भी उसमें टाइम मेंशन किया जाएगा उतने दिन तक उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और पुनः यदि दोबारा उसको कस्टडी लेना है तो सशरीर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं किया जाता है तो वो फिर उसका अनधिकृत रूप से अवरोध माना जाएगा। तो इस प्रकार जो धारा 167 है वो एक अकाउंटेबिलिटी तय करती है। और इसमें ये भी बात कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धारा 167 में यदि जमानत लेने के लिए जब तक आवेदन पत्र नहीं देता है तब तक उसका जमानत ऐसे ही मान्य नहीं कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 60 दिन या 90 दिन के अंदर यदि डिफॉल्ट होता है, अन्वेषण पूर्ण नहीं किया जाता है, चार्जशीट नहीं पेश की जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसको अपने आप रिहा कर दिया जाएगा। जब तक वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अभियोग है उस व्यक्ति द्वारा जमानत पत्र निस्तारित नहीं करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि न्यायालय में आवेदन पत्र नहीं दिया जाता है, तब तक उसका जमानत नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गया। एक बात इसमें और कही गई है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं
उनको इम्पावर्ड किया जाएगा, तभी वो पुलिस अभिरक्षा में भेज सकते हैं, वो भी हाईकोर्ट द्वारा इम्पावर्ड हो गए। दूसरी बात कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में है कि 7 दिन से अधिक का वो पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता है। और एक बात ये कही गई है उपधारा 3 में कि इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में अनुरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण को अभिलिखित करेगा। यहाँ जो उपधारा 3 है ये अकाउंटेबिलिटी तय करती है, एक मजिस्ट्रेट को पुलिस अभिरक्षा में भेजने के लिए उसको कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया कि हाँ हमको 4 दिन के लिए 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में इनको भेजा जाए और न्यायालय ने तुरंत उस पर सिग्नेचर कर दिया। उनको कारण अभिलिखित करना होगा कि किस कारण से उस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाता है। अब इसका उपधारा 5 है, ये भी प्री के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया कोई समनीय मामला है, समन कोई मामला है, जो वारंट मामला और समन मामला में जो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, अब यहाँ इसका चर्चा हम नहीं करेंगे, वीडियो में कर देंगे। जो समन मामले हैं अगर जो उसका अन्वेषण 6 महीने तक नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसको आगे न करने के लिए रोक दिया जाएगा, यानी कि वहीं पर उस मामले को समाप्त कर दिया जाएगा, भैया बहुत हो गया, एक तो समन मामला है, ऊपर से आप 6 महीने तक इसका अन्वेषण ही नहीं किए हैं, अब रहने दीजिए, अब आप अन्वेषण करने की जरूरत नहीं है। ये मजिस्ट्रेट करके उस मामले को रोक सकता है। लेकिन जो धारा 6 दिया गया है इसमें कहा गया कि चाहे तो सेशन न्यायालय यदि मामले को लगता है कि नहीं उसका अन्वेषण करना चाहिए, जरूरी है, तो उस मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। ये हो गया बेयर के प्रोविजन की बातें। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो बात कही गई है कि इस धारा के तहत जो जमानत लिया जाएगा उसका वही बल होगा जो अध्याय 33 में होगा। एक केस आया था बशीर तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य का, ये है आपका 1978 का मामला, बहुत ही रोचक मामला है। इसमें एक व्यक्ति का अन्वेषण 60 दिन और 90 दिन जो भी क्राइटेरिया है उसके तहत पूर्ण नहीं किया गया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था, फिर उसको न्याय कस्टडी में भेज दिया गया और उसके विरुद्ध जो अभियोग था उसमें पुलिस द्वारा जो अन्वेषण अधिकारी थे उनके द्वारा विहित समय के भीतर अन्वेषण पूर्ण नहीं किया गया। अब मजिस्ट्रेट द्वारा उसको जमानत मांगे जाने पर जमानत दे दिया गया। तत्पश्चात जब जमानत दे दिया गया उसके पश्चात उनके द्वारा अन्वेषण पूर्ण करके चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया गया और उनके खिलाफ ही चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। अब न्यायालय द्वारा क्या किया गया कि उनके जमानत पत्र को रद्द कर दिया गया उस चार्जशीट के आधार पर। अब जो अभियुक्त थे वो हाईकोर्ट में इस बात को लेकर चैलेंज किए कि जब हम इस धारा के तहत बेल ले लिए हैं और उसका वही बल है जो अध्याय 33 में है, तो जब तक हम धारा 437 के उपधारा 5 का जो शर्त अधिरोपित किया गया हमारे पर उन शर्तों का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक हमारा जमानत निरस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका जो भी निरस्त किया गया है वो पावर है कोर्ट को कि कभी भी आपके जमानत को निरस्त कर सकती है और आपके अगेंस्ट जो है चार्जशीट पेश किया गया है, इस लिहाज से आपका जो है जमानत निरस्त किया जाता है। इस बात को लेकर के स्पेशल लिव पिटीशन दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उस सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात उठाई गई कि क्या धारा 437 के उपधारा 5 में जो अधिरोपित शर्त है यदि उसका उल्लंघन उस अभियुक्त द्वारा नहीं किया जाता है तो मात्र इस कारण से कि उसके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया गया है न्यायालय में, क्या जमानत निरस्त करने का एक आधार बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि इस धारा के तहत जिस व्यक्ति को भी जमानत प्रदान किया जाएगा तो अध्याय 33 के उपबंधों के अधीन माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो धारा 437 के उपधारा 5 के तहत अधिरोपित किए गए शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो एक मजिस्ट्रेट द्वारा उसके जमानत को निरस्त नहीं किया जाएगा और ये किया गया है तो ये अधिकारिता से परे हट के कार्य किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए। और इस कथन को करते हुए न्यायालय ने उसके जमानत पत्र को यथावत मंजूर करते हुए जमानत पे उसको पुनः छोड़ देने का आदेश किया। तो इस प्रकार से इस धारा को हम लोगों ने देखा कि एक डिफॉल्ट बेल किस तरीके से एक अभियुक्त को मिलता है और 24 घंटे के अंदर ही अन्वेषण प्रारंभ हो जाता है, यह बात धारा 57 में कही गई है और उसको पूर्ण भी करना होता है। यदि 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण नहीं होता है तब धारा 167 में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करना होता है और यदि 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण हो गया तब धारा 167 का कोई प्रोविजन का मतलब नहीं रह जाता है।
ये तभी अप्लाई होगा जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण नहीं किया जाता है। और बाकी के बातों को हम लोगों ने केस लॉ के तहत समझ लिया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बातें जरूर समझ में आई होगी। एक बार बेयर एक्ट जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।